बात मैं ताय ठोक कर चैलेंज करके कहता हूं, मोदी अगर असल बाप की औलाद है तो सार्वजनिक करे जो मैं कह रहा हूं। अगर मेरी बात गलत निकल गई तो मैं सीधे संसद के सामने मुझे फांसी दे देना, मैं खुद आकर के अपने आप को फांसी लगा लूंगा। अंधों का देश है, कायरों का देश है, बहरों का देश है। अगर यह देश कायर नहीं होता तो मुट्ठी भर मुगल इस देश पर राज नहीं करते। अगर यह देश कायरों बुजदिलों का नहीं होता तो गिनती के गोरे आकर इन्हें डंडे मारकर इनकी मां बहन का बलात्कार करके इनका ऐसी तैसी करके चले गए और 200 साल राज कर लिया। क्रिमिनल, ही इज द ब्लडी क्रिमिनल। इस ये जियो के जरिए ये रेडिएशन फैलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी 84 करोड़ लोगों को भारत में मारना चाहता है। इट्स वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया के पूंजीपतियों का यह आदेश है कि पूरी दुनिया में भारत में 84 करोड़ लोगों को मारना है, यानी पूरी दुनिया से कम 60% लोगों को मार दिया जाए। आप बैठे रहेंगे, आपको लगेगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और अगले 2 मिनट के बाद आप गिरेंगे, तड़पना शुरू करेंगे, सांस लेने में परेशानी होगी और आप मर जाएंगे। 84 करोड़ लोगों को मारेगा नरेंद्र मोदी। मौत चाहे जैसे भी हो, जब तक नरेंद्र मोदी भारत की कुर्सी पर बैठा है आपका मरना तय है। नरेंद्र मोदी के डीएनए के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं कि यह गद्दारों का डीएनए है। भारत को गुलाम बनाने वाले यही गुजराती गद्दार थे। जितने गद्दार थे वो सब गुजराती थे। सारे के सारे बाहरी आक्रमणकारी, चाहे मुगल हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे ब्रिटिश हो, जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए वो आखिर गुजरात से ही क्यों आए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कभी भी गुजरात में लूटपाट नहीं की। गुजरात में जो हुआ वो गुजरातियों की मिलीभगत से हुआ। सोमनाथ का मंदिर भी मुगलों के द्वारा लूटा गया, लेकिन वो गुजराती उसमें शामिल थे और उन्होंने हिस्सेदारी ली थी वो मंदिर तोड़वा करके, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उस जड़ों को गुजरातियों ने आपस में बांटा। और आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा अगर हीरे का व्यापार, जवाहरात का व्यापार कहीं होता है तो वो गुजरात में होता है। तो कैसे होता है ये हमेशा अब समझ गए होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है मेरे दोस्तों, कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये गद्दारों का खून है, क्योंकि इतिहास में मैंने कभी इनको देश की लड़ाई लड़ते हुए नहीं देखा है। कभी मैंने इनको देश के लिए लड़ते नहीं देखा है। 1947 से पहले एक भी क्रांतिकारी, शहीद क्रांतिकारी, पटेल और सरदार और गांधी का नाम नहीं लेना, दोनों शहीद भी नहीं है, दोनों क्रांतिकारी भी नहीं थे। एक भी क्रांतिकारी मोदी, शाह, पारेख, मेहता नहीं मिलेगा। एक भी मोदी, शाह, पारेख, मेहता कभी भारत की किसी सीमा पर शहीद नहीं हुआ है। मेरी कम से कम 45 साल की उम्र पढ़ते लिखते बीता है। उससे पहले मैं बच्चा था, नहीं समझा होगा, लेकिन इस उम्र में 45 साल में मैंने एक मोदी को, एक शाह को, एक मेहता को शहीद होते नहीं सुना है। आपने सुना है तो मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी बात, जबकि भारत में जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं वो सारे के सारे गुजरातियों ने किए हैं। ओनली 90%, और आज भी प्रमाण है 90% ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है। 90% बैंकों का पैसा लेकर भागे हुए गुजराती हैं। 90% बैंकों का पैसा लेकर एनपीए यानी डुबाए हुए गुजराती हैं। 90% जो माफ किया गया है 8 लाख करोड़ के आसपास, नरेंद्र मोदी ने राइट ऑफ करवा दिया बैंक का, वो उसमें 90% गुजरातियों का नाम है। यानी चोरी में ये सबसे आगे हैं, धोखा में ये सबसे आगे हैं, देश को लूटने और लुटवाने में सबसे आगे हैं, देश को बचाने में कहीं दिखाई नहीं देते। तो उस डीएनए की पैदावार, गद्दारों की पैदावार नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश के लिए क्या करेगा ये आप खुद समझते हैं। और ये ताल ठोक कर मैं कहता हूं। और जानते हैं
मैं ये कहता हूं इसीलिए सुरक्षित हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है जिस दिन ये बात, मेरी बात, ये जो मैंने 4-5 पॉइंट्स दिए, ये बात मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज देता हूं, अपने मां बाप की असल औलाद है, तो सिर्फ जो मैंने बोला कि 90% ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है, 90% एनपीए गुजरातियों का है, 90% बैंकों का लोन गुजरातियों ने ले रखा है, 90% पैसा लेकर भागे गुजराती हैं, इनकी लिस्ट जारी कर दो अगर असल बाप की औलाद हो। नहीं कर सकता। जिस दिन करेगा पूरे देश में तहलका मच जाएगा। और जिस दिन, और जानते हैं मैं इसीलिए सुरक्षित हूं, जिस दिन मुझ पे हाथ डालेगा उस दिन यह मुद्दा पूरे देश के आंखों के सामने होगा, देश के कानों के सामने होगा, देश की निगाहों के सामने होगा, देश में डिबेट बन जाएगा। इसीलिए मैं सुरक्षित हूं। आपसे भी गुजारिश करता हूं, इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाइए। सारे चोर गुजराती हैं। 85% भारत के संसाधनों पर गुजरातियों का नाजायज कब्जा है। और अब तो नरेंद्र मोदी पूरे देश को अडानी अंबानी को बेच देना चाहते हैं। कोई सवाल नहीं उठाता, कोई सवाल नहीं उठाता, न कोई बड़ा मीडिया, न कोई बड़ा पत्रकार, न कोई बड़ा नेता, न कोई विपक्ष, न कुछ नहीं, कोई सवाल। और जबकि इसी पे सीधे डिबेट की बात, सीधे सवाल करना चाहिए कि आखिर सारा देश अडानी अंबानी को ही क्यों। और इसका तो प्रमाण है, नरेंद्र मोदी देश को बता के आए थे कि जब काला धन आएगा तो 20-20 लाख सबको दे देंगे। काले धन का नाम तक नहीं लिया, एसआईटी में सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन की लिस्ट सार्वजनिक कर दो, नहीं किया। स्विस बैंक ने लिख के दिया कि सारे काले धन की लिस्ट सार्वजनिक कर दो, नहीं किया। नहीं इसलिए किया क्योंकि 3 नाम पहले लाया था, तीनों गुजराती थे, तीनों ने कहा कि पैसा मैंने मोदी को दिया है। मोदी अपनी जान बचाने में लग गया। उसके बाद एक भी नाम सार्वजनिक नहीं किया। सार्वजनिक इसलिए नहीं किया कि सारे चोर गुजराती थे। यह बात मैं ताल ठोक कर चैलेंज करके कहता हूं, मोदी अगर असल बाप की औलाद है तो सार्वजनिक करे जो मैं कह रहा हूं। अगर मेरी बात गलत निकल गई तो मैं सीधे संसद के सामने मुझे फांसी दे देना, मैं खुद आकर के अपने आप को फांसी लगा लूंगा। लेकिन यह देश अंधों का देश है, कायरों का देश है, बहरों का देश है। अगर यह देश कायर नहीं होता तो मुट्ठी भर मुगल इस देश पर राज नहीं करते। अगर यह देश कायरों बुजदिलों का नहीं होता तो गिनती के गोरे आकर इन्हें डंडे मारकर, इनकी मां बहन का बलात्कार करके, इनका ऐसी तैसी करके चले गए और 200 साल राज कर लिया। अगर थप्पड़ों से मारते तो उनको मार डालते। आज भी भारतीयों के खून में, रग रग में कायरता भरी पड़ी है। और यह कायरता ही है जो कम से कम नरेंद्र मोदी से भी यह सवाल नहीं पूछ सकते उनके कर्मों के बारे में, उनके कुकर्मों के बारे में, उनकी बातों के बारे। नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि मैं ये करूंगा वही नहीं पूछ पाते तो बाकी क्या पूछेंगे। दोस्तों, तो अभी मैंने एक विषय जो था स्पाईवेयर की बात आप लोगों के सामने रखी। मैं आप लोगों के सामने दूसरी बात जो मैंने कहा था कि मैं दूसरी बात भी आपको, 2 बात आज आपको समझाने वाले थे। कोरोना वायरस के मोदी वेरिएंट, कोरोना वायरस के मोदी वेरिएंट की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। और इसमें पहली लहर में 50 लाख यानी 40 से 50 लाख लोग मारे गए, तो यह बताया 4 लाख मारे गए। दूसरी लहर में 40 से 50 करोड़ लोग मारे जाएंगे। 40 करोड़ लोग मरने का मतलब यह होता है मेरे दोस्त, अगर देश में 130 करोड़ की आबादी है तो समझिए कि कितने करोड़ परिवार होंगे। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 40 करोड़ लोग मरने का मतलब होता है कि कम से कम हर घर से 1 या 2 आदमी जरूर मरेंगे। अब आप सोचिए इस देश की क्या हालत होगी, इस देश की दुर्दशा क्या होगी। और तीसरा वेरिएंट कैसा होगा,
ये तीसरा वेरिएंट का नाम है मोदी वेरिएंट। कोरोना वायरस का मोदी वेरिएंट की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। पहला प्रक्षेपण जब दूसरा वेरिएंट आया माने पहले कोरोना जो आया उसके लिए नरेंद्र मोदी सीधे जिम्मेदार थे, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। जब कोरोना वायरस का पहला केस केरला में 31 जनवरी को आया था, 31 जनवरी को, तब नरेंद्र मोदी कुछ भी कोई कदम नहीं उठाया, कोई आइसोलेशन कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि 24 फरवरी को वो नमस्ते ट्रंप करने वाले थे और देश को कोरोना से पीड़ित होने दिया। कोई भी आज तक उनसे सवाल नहीं किया, ना ही मोदी ने कभी इसका जवाब दिया। ताली बजवाए, थाली बजवाए, बेवकूफ बनाए, कुछ भी किए, लेकिन कभी इस बात का जवाब नहीं दिया कि इस देश के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को आइसोलेट क्यों नहीं किया गया 24 फरवरी से पहले। और वहां भी खत्म नहीं हुआ, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को 24 मार्च तक आइसोलेट नहीं किया था, कोरोना को आने दे रहे थे। तो यह साजिश ही है ना। पहली लहर की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। 23 मार्च को जब ये मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिराकर अपनी सरकार बना लिए, उसके बाद इन्होंने 24 मार्च को अचानक जब 500 केस थे, 571 केस थे, तब पूरे देश को पर ताला लगा दिया था। आज 571 तो रोज मर जाते हैं। क्या 5000, 4000, 5000 तक लोग मर रहे थे अभी तो मार्च अप्रैल में। मेरे दोस्तों, कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि 24 मार्च ही क्यों, और 24 मार्च से पहले अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को सील क्यों नहीं किया गया, आइसोलेट क्यों नहीं किया गया, जो आ रहे थे बाहर से कोरोना लेकर के उनको आइसोलेशन में क्यों नहीं डाला गया, क्वारंटाइन में क्यों नहीं डाला गया। कोई जवाब नहीं है। हर बात बोलेगा नरेंद्र मोदी, लेकिन सही सवाल का कभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये साजिश करता है, ये खतरनाक आदमी है। ये कोरोना इसी ने लाया है अपनी कमजोरी छिपाने के लिए और देश को से 84 करोड़ लोगों को मारने के लिए, क्योंकि प्रमाण तो यही कहता है। उसके बाद पूरा देश लॉकडाउन कर दिया, लोग मरने लगे, लोग भूखे मरने लगे, बाहर निकले तो मरे, घर में रहें तो मरे, किसी भी हालात में उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग ट्रेन से कट के मरे, बस से कट के मरे, साइकिल से गए, बैलगाड़ी से गए, बैलगाड़ी में अपने आप को जोत कर लोग अपने अपने घरों पहुंचे, लेकिन इस आदमी ने कोई दया नहीं दिखाई। 571 केस था मेरे दोस्तों, तब इसने इतना बड़ा जुल्म ढाया था इस देश पर, जबकि 2 महीने तक चुपचाप कोरोना को फैलने दिया, नमस्ते ट्रंप किया और मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके मध्य प्रदेश के विधायकों को लेकर घूम रहा था फ्लाइट में। क्रिमिनल, ही इज द ब्लडी क्रिमिनल। इस आदमी को मैं बोल नहीं सकता। अब अगर उसके बाद चलेंगे तो दूसरी लहर आई। दूसरी लहर में यह चुनाव लड़ रहा था, बिहार का चुनाव लड़ा, फिर वेस्ट बंगाल और 5 राज्यों का चुनाव लड़ा। कोरोना को दूसरा जो प्रक्षेपण करवाया, इसे कोरोना वायरस कहते हैं मेरे दोस्त, जो पेगासस जैसे स्पाईवेयर के जरिए पूरे देश की मॉनिटरिंग करवा सकता है, 10 करोड़ लोगों की मॉनिटरिंग करवा सकता है, वो आदमी ऐसा प्रक्षेपण नहीं करवाएगा। ये कैसे कह सकते हो आप? पहला रेडिएशन, ये जो भी वैज्ञानिक तरीके से अगर इस तर्कों पर इसे देखने की कोशिश की जाए तो आपको भी समझ में आएगा कि आखिर ये कोरोना वायरस कैसे है। दूसरे लहर की मैं बात बताता हूं, दूसरे लहर की कुछ घटनाएं। पहले लहर में लोग बंद थे, कुछ दिन बीमार थे, बीमार हुए, बीमार होकर मरे, ये सारी चीजें चल रही थी, क्योंकि उस समय जो डेंसिटी ऑफ रेडिएशन था वो कम था, मतलब जो प्रक्षेपण किया गया था उसकी डेंसिटी कम थी। पहला प्रक्षेपण था, देखना चाहते थे कि कैसे और कितने लोग मरते हैं। उसमें सिर्फ बुजुर्ग मर रहे थे और
जो जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था वो मर रहे थे। दूसरा प्रक्षेपण इन्होंने कहां से करवाया? दूसरा प्रक्षेपण इन्होंने महाराष्ट्र से करवाया, क्योंकि इनकी सरकार महाराष्ट्र में नहीं है। आपने देखा कि सबसे पहले महाराष्ट्र पर प्रकोप गिरा, मतलब जो प्रक्षेपण का केंद्र बिंदु था वो महाराष्ट्र था। जो वो रेडिएशन का केंद्र बिंदु के, जैसे भूकंप का केंद्र बिंदु होता है, तो रेडिएशन का केंद्र बिंदु था जो प्रक्षेपण किया गया था वो महाराष्ट्र था। फिर बाद में पूरे देश में फैला। अब ये कोरोना वायरस कैसे हो सकता है बिना प्रक्षेपण? जो मैं कह रहा हूं उसको तर्क से समझिए। मैंने गांवों से के संपर्क में हमेशा रहा, मैं खुद भी गांव में 8 महीने रह के आया। गांव में ऐसे लोग कोरोना वायरस में मरे जो कभी बाहर जाते ही नहीं। पॉइंट नंबर 1, जो कभी बाहर नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं, बुजुर्ग हैं, घर पे रहते हैं, तो उन तक कोरोना वायरस कैसे पहुंचा? पॉइंट नंबर 1। अब चलिए, हो सकता है उनके घर वालों से पहुंच गया हो सकता है। तो जब भी कोई मरा, उसके परिवार का अगर टेस्ट करवाया गया तो किसी को कोरोना वायरस नहीं निकला। फिर उस आदमी तक कैसे कोरोना वायरस पहुंचा? उसके परिवार में कोई किसी को कोरोना नहीं हुआ तो वो आदमी कैसे मरा? इट्स ओनली विद ये पॉसिबल सिर्फ है रेडिएशन से। जो मैं समझता हूं कि ये जियो के जरिए, जियो इनके कंट्रोल में है। अडानी अंबानी और ये समझ लो एक ही जगह से खाते हैं और एक ही जगह से निकालते हैं, तो इनके कंट्रोल में है। तो ये जियो के जरिए ये रेडिएशन फैलाया जा रहा है, मैं समझता हूं, मेरा यह अनुमान है। और अगर आधार जब आप चेक करेंगे तो आपको भी यही समझ में आएगा। इसको चेक करने का, इस रेडिएशन को चेक करने का आपको एक तर्क बताता हूं, उसको समझिए। आपके पास मोबाइल होगा एंड्रॉइड, आप इसको तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। दूसरे दिन सुबह उठेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, आप गिर जाएंगे। यह मेरी गारंटी, आप सो करके देख लीजिए। और इस मोबाइल को अगर आप अपने जिस रूम में सोते हैं वहां ना रख करके कहीं और रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, कोई चक्कर नहीं आएगा, कोई गिडीनेस नहीं होगा, मतलब कोई भी आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी, चक्कर नहीं आएगा। आखिर कैसे? ये कैसे होता है? तो ये साबित करने के लिए कि मोबाइल के जरिए जो रेडिएशन फैलाया गया, उसके द्वारा जो मरे उसे क्या कहेंगे आप? और ये फैलाएगा कौन? नरेंद्र मोदी। क्यों फैलाएगा? आप सवाल ऐसे उठ सकते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों चाहेगा? नरेंद्र मोदी 84 करोड़ लोगों को भारत में मारना चाहता है। इट्स वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया के पूंजीपतियों का यह आदेश है कि पूरी दुनिया में भारत में 84 करोड़ लोगों को मारना है, यानी पूरी दुनिया से कम 60% लोगों को मार दिया जाए। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया के चलाने वाले पूंजीपतियों का ये प्रक्षेपण है, यानी ये ऐलान है, यानी ये किया जा रहा है। भारत में दुनिया के दबाव में यह वर्ल्ड ऑर्डर तय किया गया है कि भारत से 84 करोड़ लोगों को मार दिया जाए। अब 84 करोड़ लोग मरेंगे कैसे? ऐसे ही मरेंगे। अब आप इससे समझ जाएंगे। मैंने कहा आपको यह भी बताया कि इसको टेस्ट कैसे कीजिए, वो भी। और तीसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मेरी बात को सच समझने मानने के लिए आपके सामने मैं एक तर्क रखता हूं। तीसरी लहर कैसे होगी उसको मैं आज बता रहा हूं। अगर वही होगी तो आप समझ लेना कि मैं जो आज कहा वो सारी बातें सच हैं। जैसे तीसरी लहर कैसी होगी? पहली लहर में लोग बीमार होकर हॉस्पिटल तक पहुंच रहे थे, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, और ज्यादातर बुजुर्ग जिनको पहले से बीमारियां थी वो मरे। दूसरी लहर में जवान, बूढ़े, बच्चे, जवान और बूढ़े सब मरे। और मरे क्योंकि उनके बॉडी से ऑक्सीजन गायब हो गया। ऑक्सीजन गायब बिना रेडिएशन के नहीं हो सकता। आज तक ऐसा कोई वायरस हुआ ही नहीं जो किसी भी बॉडी में जाकर के ऑक्सीजन को रोक दे।
बॉडी से ऑक्सीजन गायब कर दे। यह कैसे हो सकता है? ऐसा कोई वायरस ही नहीं है, ऐसा कोई रोग ही नहीं है। और अभी तक के इतिहास में आप अभी तक के इतिहास में जहां तक आपके मेडिकल का लाइन जाता है, उस इतिहास को आप खंगाल डालेंगे तो इस तरह का इफेक्ट वायरस बहुत से आए, वायरस से लोग मरे भी, उनके मरने के तरीके भी अलग थे, लेकिन ऑक्सीजन बॉडी से गायब हो जाए, बॉडी मतलब आदमी सांस ना ले सके, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यह कैसे हो सकता है? यह तो तभी हो सकता है जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन खत्म हो जाए। तो यह रेडिएशन जो फैलाया जा रहा है जियो के जरिए, उस रेडिएशन का काम ही यही है कि वो बॉडी से ऑक्सीजन गायब कर देगा। अब आते हैं हम तीसरी लहर कैसी होगी। तीसरी लहर कैसी होगी जिसमें 40 करोड़ लोग से भी ज्यादा लोग मरेंगे, वो तीसरी लहर कैसी होगी? दूसरी लहर में आप तड़पते हुए जा रहे थे, लोग आपको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन जी रहे थे, लड़ रहे थे, ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। नरेंद्र मोदी चौथी लहर में इतना रेडिएशन फैलाएंगे, तीसरी लहर में इतना रेडिएशन फैलाएंगे, मतलब इतनी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा कि वो आपको सांस लेने तक नहीं देगा। 5 मिनट में आप मरेंगे, आपको कोरोना डिक्लेयर भी नहीं होगा। और वैसे भी देख रहे हैं आप, कोरोना से कितने लोग मरे, लेकिन किसी को कोरोना से मृत्यु माना ही नहीं। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, नरेंद्र मोदी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा। पूरी दुनिया, पूरी भारत में तबाही त्राही मच गई, दुनिया से भीख मांग करके ऑक्सीजन लाया गया और वेंटिलेटर्स लाए गए और दूसरे संसाधन लाए गए, लेकिन यहां मोदी मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई ऑक्सीजन से मरा, ऑक्सीजन की कमी से मरा। तो ये तीसरी लहर क्या होगी? तीसरी लहर में 5 मिनट के अंदर आपकी मौत होगी। अचानक आप बैठे रहेंगे, आपको लगेगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और अगले 2 मिनट के बाद आप गिरेंगे, तड़पना शुरू करेंगे, सांस लेने में परेशानी होगी और आप मर जाएंगे। यह होगी तीसरी लहर की। अब मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहा हूं, वैज्ञानिक भी ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कैसी होगी कि नहीं, आएगी कि नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इन्होंने प्रक्षेपण करवाया, रेडिएशन फैलवाया अपने माध्यम से, जिस माध्यम का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी 84 करोड़ लोगों को मारने की कर रहे हैं, अगर फैलवाया तो होगा क्या? यही होगा, आप जहां रहोगे 5 मिनट के अंदर मर जाओगे। इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार जो रेडिएशन होगा उसकी डेंसिटी इतनी तगड़ी होगी कि आपकी बॉडी से 1 सेकंड में ही सारे ऑक्सीजन गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और आप मर जाओगे। अब रह गई जो ड्रामा चल रहा है, ये क्या बोलते हैं, जो लगा रहे हैं इंजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरस इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, उसका क्या है? वो तो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो आपको बचा भी नहीं पाएगा, वो आपको बचा भी नहीं सकता। ये तो मोदी का बिजनेस है। और आप समझो, आपको जो वैक्सीन दी जा रही है वो कितना इफेक्टिव है। जो आदमी वायरस फैला सकता है, जो आदमी स्पाईवेयर के जरिए 10 करोड़ लोगों की मॉनिटरिंग कर सकता है, जो आदमी 50 लाख लोग मर जाएं और वो मानने के लिए तैयार ना हो, वो आदमी, आपको लगता है कि वो सही वैक्सीन भी देगा? मुझे वैक्सीन से कोई मतलब नहीं है, वैक्सीन पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मोदी की नीयत पे सवाल उठा रहा हूं कि जब मोदी ने यह निर्णय लिया है कि 84 करोड़ भारतीयों को मारना है, तो फिर वैक्सीन दे क्यों रहा है? थोड़ी वसूली करने के लिए, या फिर जो पैसे हैं देश के पास अभी वो गायब करने के लिए? नाम देगा मैं फ्री में दे रहा हूं, बाप का माल है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बाप क्या बोलते हैं, दामोदर दास मोदी कमा के गए थे, वो फ्री में दे रहा है, बोलता है ऐसे ही, मीडिया में तो ऐसे ही बोलता है, हम फ्री में दे रहे हैं, बैनर तो ऐसे ही लगे हैं कि जैसे वो दामोदर दास की कमाई थी और सबको बांट रहा है, तो फ्री बोल सकता है भाई।
ये है। तो दोस्तों, अगली लहर के लिए भी आप तैयार रहिए। अगली लहर में 40 करोड़ लोग मरेंगे हर घर से। और ये बात अभी मैं नहीं कह रहा हूं, जब पहली लहर आई थी, पहला कोरोना वायरस चल रहा था, तब का मेरा वीडियो उठाकर देख लीजिए, तब भी मैं यही कहा था। 84 करोड़ लोगों को मारेगा नरेंद्र मोदी। मौत चाहे जैसे भी हो, जब तक नरेंद्र मोदी भारत की कुर्सी पर बैठा है, आपका मरना तय है। आपको मरना ही होगा। और इस बार जानते हैं, डेंसिटी ऑफ रेडिएशन इतना ज्यादा होगा कि सबसे ज्यादा इम्यून रखने वाले बच्चों तक को भी इफेक्ट करेगा। इसीलिए पहले से ही शगुफा फैला रहा है कि इस बार बच्चे भी मरेंगे, मैंने कुछ नहीं किया। इस बार बच्चे भी मरेंगे, इसीलिए शगुफा फैला रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि बच्चे मरेंगे, बच्चे भी मरेंगे इस बार। क्योंकि सबसे ज्यादा 18 बरस से नीचे के और 5 बरस के बाद और 12 समझ लो, 12 से 18 बरस के बच्चों में सबसे ज्यादा पावरफुल इम्यून सिस्टम होता है। अब वो भी मरेंगे, यानी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन इतना तगड़ा होगा। अब अगर आपको लगता है कि आपको जिंदा रहना है, आपको अपने देश को बचाना है, अपने बच्चे को बचाना है, अपनी बीवी को बचाना है, अपनी मां बाप को बचाना है, अगर बचाना है तो आपको मोदी को हटाना होगा, आपको मोदी का इलाज ढूंढना होगा। अगर मोदी रहा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। 40 करोड़ लोग, ये लिख करके रख लीजिए, अपने पर्स में डाल लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए। 40 करोड़ लोग तीसरी लहर में मारे जाएंगे। बचे हुए 40 करोड़ लोग चौथी लहर में मार दिए जाएंगे। मामला साफ। 84 करोड़ का टारगेट नरेंद्र मोदी मारने का तय करेंगे। और जब तक नरेंद्र मोदी हैं, मौत के सिवा वो इस देश को कुछ नहीं दे सकते। चैलेंज है, देखते रहिए, वॉच करते रहिए। ये मैंने जिस दिन नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे थे, उस दिन भी ये बात शुरू की थी कि नरेंद्र मोदी 84 करोड़ लोग, ये अब की बात नहीं कह रहा हूं मैं। जब नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे थे, यानी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, 6 महीने के बाद पूरा एनालिसिस, जब इन्होंने एफडीआई को 100% कर दिया और भारत में जितनी भी विदेशी कंपनियां थी उसको स्वदेशी डिक्लेयर कर दिया, माने काले धन को राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बजाय अंडरग्राउंड कर दिया। करेंसी में जो ब्लैक मनी था उसको गुजरात ले जाकर बदल लिया। माने जब ये गद्दारी करना शुरू किया, तब से मैं बोलना शुरू किया। आज जो कृषि बिल है, इस पर मैं 2015 में जब ये 3 बार लेके आए थे भूमि अधिग्रहण बिल, तब मैंने ये कहा था कि ये सांप है, इस बार ये चुक गया। ये सांप जैसे ही फन गिराएगा, उठेगा और काटेगा। और जब भी अवसर मिला, इसने 3 बिल लाया, तीनों सिर्फ इस मतलब के लिए कि किसानों से उनकी जमीन छीन लो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कभी आपसे जुड़ेंगे तो फिर बात करेंगे। बात करने से पहले, जुड़ने से पहले हम पहले भी टाइमलाइन पे डाल देते हैं, शायद हमारी अगली मुलाकात मंगलवार को होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो लोगों तक पहुंचाइए, अपने तक मत रखिए, क्योंकि जो मैं कहता हूं उसे सुनने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है। कुछ लोग तो हमें इसलिए सुन नहीं पाते कि उन्हें सुनने से भी डर लगता है, कहीं सुनते हुए नरेंद्र मोदी देख ना लें या कहीं मॉनिटरिंग ना हो जाए।